नमस्कार साथियों। हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अंग्रेजी विषय में हमें तैयारी कैसे करनी है और इस तैयारी के लिए हम पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जिनके माध्यम से हम कॉन्सेप्ट को भी समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ कैसे बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें इसका भी अभ्यास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम तैयारी प्रारंभ करें या प्रश्नोत्तरों के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें, सबसे पहले अंग्रेजी विषय का सिलेबस हम देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहता है, क्योंकि जब तक हमें सिलेबस का ज्ञान नहीं हुआ तब तक हम इस परीक्षा की तैयारी प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे। तो अंग्रेजी विषय का जो सिलेबस होता है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में, वो दो भागों में विभाजित होता है। पहला होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज में भी कई सारे हिस्से होते हैं और मैं अभी डिटेल नहीं बताऊंगा। अभी हम बात करेंगे ओवरव्यू के बारे में। मोटा मोटा जो सिलेबस होता है इसमें 4 पार्ट मूलतः होते हैं। रीडिंग कंप्रेंशन, इसका मतलब अनसीन पैसेज 2 पूछे जाते हैं, एक प्रोज सेक्शन में, एक पोएट्री सेक्शन में। साथ ही साथ वोकेबलरी में जो है वो एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, इडियम, फ्रेजेस, प्रीफिक्स, सफिक्स, ये सारी चीजें इंक्लूड रहती हैं। होमोनिम्स, होमोफोन्स, ये सब इसमें इंक्लूड रहते हैं। फंक्शनल ग्रामर, तो जितनी हमारी ग्रामर है वो सारी इसमें शामिल होती है। साथ ही साथ राइटिंग स्किल की अगर हम बात करें तो राइटिंग स्किल में लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ईमेल राइटिंग, ये सब हमारे अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज में शामिल होते हैं। अगला जो पार्ट है वो है हमारा पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसमें भी बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। लर्निंग एक्विजिशन, टीचिंग मेथड्स, ग्रामर पर्सपेक्टिव, टीचिंग चैलेंजेस, इवैल्यूएशन एंड टीएलएम। हम आने वाले वीडियोस में सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, लेकिन किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम उसके सबसे महत्वपूर्ण पार्ट से शुरू करें और जो ज्यादा चीजें पूछी जाती है पहले हम उन पर फोकस करें। तो आज जब हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो हमारा जो सेक्शन है वो प्रीवियस ईयर 2023 में जो प्रश्न पूछे गए थे हम उनकी तैयारी करेंगे। और उन प्रश्नों में सबसे ज्यादा जिस टॉपिक के प्रश्न पूछे गए थे वो वोकेबलरी के हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है अपने आप में अकेले रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी आपको एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स, इडियम वो तो तैयार करने ही करने हैं। साथ ही साथ इस टॉपिक को तैयार करने से हमारे दूसरे टॉपिक जैसे रीडिंग कंप्रेंशन, ये भी बहुत मतलब स्कोरिंग हो जाता है। इसीलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझें। और वोकेबलरी में किसी भी एग्जाम में, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा तो ठीक ठाक, एसएससी हो, आपका एनडी हो, हर एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसलिए हम सबसे पहले अभ्यास करेंगे 2023 में पूछे गए वोकेबलरी से संबंधित प्रश्नों के। लगभग 25 से 30 प्रश्न इस परीक्षा में वोकेब से संबंधित पूछे गए थे। आज वोकेब पे पहला वीडियो है, अगले 2 वीडियो भी वोकेब से संबंधित क्वेश्चंस पर ही रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ होमोफोन्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। दोस्तों, इस प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं होमोफोन्स का, कि होमोफोन्स आखिरकार होते क्या हैं। होमोफोन जो है ये वर्ड 2 वर्ड से बना हुआ है, होमो और फोन। होमो का मतलब होता है सेम, फोन का मतलब होता है साउंड। ऐसे वर्ड जिनके साउंड सिमिलर हो, सेम हो, जब हम प्रोनाउंस करें तो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बहुत बारीक अंतर होता है, लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनके मीनिंग में बहुत डिफरेंस हो। जैसे बहुत एक कॉमन सा वर्ड है सी और सी। हम तीनों को सी पढ़ते हैं, लेकिन तीनों की स्पेलिंग और तीनों की मीनिंग में अंतर होता है। पेन और पेन, ई और ए का अंतर है, लेकिन हम जनरली प्रोनाउंस दोनों को एक ही तरह से करते हैं। एक और कुछ और शब्द होते हैं, स्टेशनरी और स्टेशनरी, ई और ए का अंतर होता है, बाकी सब एक। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे स्टेशनरी का मैं बता देता हूं, ये बहुत पूछा जाने वाला वर्ड होता है। स्टेशनरी मतलब समथिंग दैट इज स्टेबल, इमूवेबल, मतलब स्थायी हो, जो चीज मूव ना करती हो। और स्टेशनरी पेपर मटेरियल जो होता है उसको हम स्टेशनरी बोलते हैं। दोस्तों,
ये बहुत कॉमन से प्रश्न है पूछे जाने वाले होमोफोन्स में से, तो इनकी तैयारी के लिए आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए, एक सूची होना चाहिए, बहुत कॉमन जो हमारे होमोफोन्स होते हैं उनके। चलिए अब हम इस प्रश्न पर लौटते हैं। क्या सिलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ होमोफोन्स, हमें वाक्य के कॉन्टेक्स्ट में सही शब्द का या सही होमोफोन्स का यूज करना है। ऑफ एनी लिलियस आर नॉट स्वरो, देखिए दोनों में दो दो होमोफोन्स हमारे पास अल्टरनेटिव के रूप में है, कैनन्स कैनन्स। अब पहले देखिए इसमें दोनों सिमिलर हैं, दोनों वाक्यों का कॉन्टेक्स्ट अलग है, तो सिमिलर वर्ड यूज नहीं होने वाला, ये हमें याद रखना है। अब हम प्रयास करते हैं इन दोनों को समझने का, इन दोनों के मीनिंग्स क्या हैं। ऑफ एनी रिलीजन आर नॉट इजी टू फॉलो, किसी भी धर्म के क्या आसान नहीं होते, तो प्रिंसिपल या रूल्स, तो प्रिंसिपल या रूल्स जो होता है वो कैनन्स माने होता है, रूल और प्रिंसिपल, सिद्धांत या उसके नियम। दूसरा, हंड्रेड्स ऑफ बरसोट इन द बैटलफील्ड, युद्ध में बहुत सारी तोपों का इस्तेमाल किया गया, तोप, कैनन्स यानी तोप। पहले वाले में आना है कैनन्स, दूसरे में आना है डबल एन वाला। तो अब हमको विकल्प देखना है कि पहला एक सिंगल एन वाला कहाँ है और दूसरा डबल एन वाला कहाँ है। तो ये देखिए हमारे पास ऑप्शन ए में इसी सीक्वेंस में दिया हुआ था, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ए। सो आर करेक्ट आंसर इज ए। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? ये भी होमोफोन से संबंधित क्वेश्चन है हमारा। सिलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ होमोफोन टू फिल इन द ब्लैंक्स। He goes down to the every week to lay flowers on a grave. The addition may interfere with the of building. वो उसकी कब्र पर रोज फूल चढ़ाने हर सप्ताह कहाँ जाएगा आदमी? कब्रिस्तान। तो जो कब्रिस्तान की स्पेलिंग होती है वो होती है सिमेट्री। और ऐसा ना हो कि बिल्डिंग में, मतलब द एडिशन में, बिल्डिंग में कुछ और चीज जोड़ने से उसकी सिमेट्री में, उसकी समानता में, उसकी सममिति में प्रभाव पड़ सकता है। तो जो सिमेट्री वाला जो वर्ड होता है वो होता है SYMMETRY। तो अब हमारा जो सीक्वेंस रहने वाला है वो ये सिमेट्री और सिमेट्री। हम देखें यहां भी ए ऑप्शन में ही दोनों करेक्ट आंसर दिए हुए हैं, तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो इसका भी ए रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? द कोर्टियर ओबेड द किंग्स ऑर्डर इन अ ब्लैंक मैनर, देयर इज अ डेंजर ऑफ बिकमिंग ब्लैंक इफ यू विन अ फ्यू गेम्स। दरबारियों ने राजा के सामने बहुत ही विनम्र तरीके से आज्ञा का पालन किया। तो जब किसी भी व्यक्ति की हम आज्ञा का पालन बिना किसी विरोध के बहुत हम्बल होकर करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट की स्पेलिंग होती है COMPLAISANT। तो इसका मतलब यह है कि जिस विकल्प अल्टरनेटिव में सबसे पहले ये वाला कॉम्प्लेसेंट है उसमें हमको चूज करना है। तो हमारे पास तीन ऑप्शन बचते हैं, एक दो, अब दो ऑप्शन बचते हैं। ये दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि ये इसमें पहले कंप्लेसेंट दिया हुआ है, जबकि हमारा पहला अल्टरनेटिव कंप्लेसेंट होने वाला है। दूसरा, देयर इज अ डेंजर ऑफ बिकमिंग। हम जब कुछ गेम जीत जाते हैं तो बहुत सेटिस्फाइड होने का, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होने का बहुत खतरा रहता है। तो जो सेटिस्फाइड या कंटेंट होने का जो मीनिंग होता है वो कॉम्प्लेसेंट, यानी हमारा जो ऑर्डर रहने वाला है होमोफोन्स का वो ये, पहले कॉम्प्लेसेंट फिर कॉम्प्लेसेंट। इसका मतलब यहां भी हमारा ऑप्शन ए है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। आगे मूव करते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट एंटोनिम ऑफ एनदर वर्ड बाय एडिंग प्रीफिक्स। इनके द्वारा इन प्रीफिक्स के बिना कौन सा शब्द इसमें
हमारा एंटोनिम्स नहीं है। देखिए, जो प्रीफिक्स और सफिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें कुछ प्रीफिक्स हमारे अंग्रेजी के ऐसे हैं, जैसे कि इन, इल, इम, एर, नॉन, डिस, एंटी, ये सारे प्रीफिक्स अपोजिट बनाने का काम करते हैं। क्या बनाने का काम करते हैं? अपोजिट। यहां उसका कहना है कि इनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो इनके बिना यूज हुआ है, लेकिन वो अपोज एंटोनिम तो है, लेकिन उसमें इन प्रीफिक्स के रूप में यूज नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा चारों अल्टरनेटिव में से कौन सा अल्टरनेटिव है जो मूल वर्ड है जिसमें इन नहीं जुड़ा है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले अगर हम ये देखें, इस वर्ड में जो मूल शब्द है वो है एलिजिबल, यानी इसमें इन जुड़ा हुआ है। दूसरा देखें, इसमें भी फ्रीक्वेंट। एलिजिबल का मतलब होता है योग, काबिल, मींस फिट टू बी सिलेक्टेड और चूजन। इनएलिजिबल उसका अपोजिट हो गया, फ्रीक्वेंट, रेगुलरली, इनफ्रीक्वेंटली, नॉट रेगुलरली। फिर डिसेंट। डिसेंट माने प्रॉपर, नाइस। इनडिसेंट ये भी अपोजिट हो गया। इनहेबिट जो है वो अपने आप में पूरा शब्द होता है, ये किसी प्रीफिक्स से नहीं बना है। इनहिबिट माना होता है किसी चीज को फॉरवर्ड करना, मना करना, या सही अगर रूट वर्ड पे जाए, सही बात मतलब एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो ये होता है जब हम किसी व्यक्ति को नर्वस या बहुत जबरदस्ती किसी काम को अलाउ नहीं करते कर देना, तो ये इसका अपोजिट होता है अलाउ। याद रखना, ये भी याद रखना, इसका अपोजिट होता है अलाउ करना। इनहिबिट मतलब फॉरवर्ड, प्रोहिबिट, मना करना, खासकर किसी को बहुत ज्यादा नर्वस या डिमीन करते हुए किसी चीज को करने से मना कर देना। सो दैट इज इनहिबिट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बी। आगे मूव करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट। अब यह भी प्रीफिक्स से संबंधित है। मैंने जैसे बताया था आपको कि अन भी हमारा अपोजिट प्रीफिक्स का काम करता है। यहां भी सेम क्वेश्चन है। इसमें यह पूछा गया है कि कौन सा वर्ड है जिसमें अन प्रीफिक्स के रूप में नहीं एड है। इसमें भी वही पैटर्न अपनाएंगे हम कि कौन से वर्ड्स है जिनमें मूल शब्द जुड़ा हुआ है। देखिए, अकाउंटेबल, अवेस्ट और इक्विवोकल, इन तीनों शब्दों में हमारे पास मूल शब्द है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब जब हम अकाउंटेबल जिम्मेवार, अनअकाउंटेबल, अवेस्ट मतलब शर्मसार, एम्बैरेस्ड, इक्विवोकल कंफ्यूज्ड, एम्बिगुअस, डाउटफुल, इन सब में अन जुड़ा हुआ है। लेकिन ये वर्ड पूरा है यूनानिमस, सर्वसम्मत। जब हम कोई डिसीजन सबकी सहमति से लेते हैं, मान लीजिए कोई मीटिंग चल रही है 10-12 लोगों की, और ये डिसाइड हुआ मीटिंग के एजेंडा में कि हमें अपनी बिल्डिंग का एक्सटेंशन करने की जरूरत है या ऑफिस में कुछ फर्नीचर मंगाने की जरूरत है, और सारे कैंडिडेट्स या सारे जो मीटिंग में रिप्रेजेंटेटिव हैं वो एग्री करते हैं, तब हम कहेंगे कि डिसीजन वाज टेकन यूनानिमसली, या इट वाज एन यूनानिमस डिसीजन, कि ये यूनानिमस डिसीजन था। तो ऐसी स्थिति में ये मूल शब्द है। तो हमारा आंसर होता है सी। तो द करेक्ट आंसर इज सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the most appropriate meaning of the bracket idiom in the given sentence. दिए गए वाक्य में हमें क्या करना है? सही जो ब्रैकेट में इडियम दिया है उसका मीनिंग। A worldwide movement against environmental pollution and the climate change is। दुनिया में मतलब पर्यावरण प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज के संबंध में एक आंदोलन होने वाला है। अब इन द फीलिंग माने होता है दैट इज समथिंग अबाउट टू हैपन, कंफर्म टू बी हैपन सून, और अप्रोचिंग, समथिंग बाउंड टू बी हैपन। तो हम पहले चारों इडियम्स के मीनिंग समझने के ऊपर। एट द एंड, अंत में, ये यहां सूट नहीं करेगा। इन द ईयर मतलब जो चीज सबके दिमाग में हो उसको कहते हैं।
ऑन डिक्लाइन मतलब पतन की ओर, ये तीनों सूट नहीं करते। इमिनेंट, इमिनेंट माने होता है समथिंग दैट इज अप्रोचिंग, समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन सून। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ बी हो जाता है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज टू फिल इन द ब्लैंक्स। द टू गुड फ्रेंड्स एक्सचेंज हॉट वर्ड्स। दो दोस्तों के बीच में, जो अच्छे दोस्त थे उनके बीच में बहुत ज्यादा बहस हुई, बट लेकिन टीचर ने आकर, टीचर के दखल ने क्या किया, अब टीचर जो दखल देगा जब किसी की बहस हो रही दो स्टूडेंट्स की, क्या करेगा वो? He will not instigate, he will soothe the things, he will calm the position, he will pacify them, वो उनको सिचुएशन को रिकंसाइल करेगा। तो अब चारों की मीनिंग समझते हैं हम। एडेड फ्यूल टू द फायर, टीचर ने आग में घी डाला, नहीं, कभी नहीं करता ये काम टीचर। और बट लगा हुआ है, यानी चीजें अपोजिट नहीं है। पहले बहस हो रही थी, उसके बाद टीचर के इंटरवेंशन से दोनों को काम किया गया। poured oil on troubled water, poured oil on troubled water मतलब होता है to pacify, to soothe, to calm down, मतलब किसी चीज को बहुत कंपोज कर देना, शांत कर देना। तो हमारा सही ऑप्शन है बी। फिर भी हम इन दो के आंसर और मतलब दो के अर्थ और समझ लेते हैं। सी, warn their boat। to warn their boat मतलब होता है यदि कोई व्यक्ति आपको उस सिचुएशन में पहुंचा दे कि आपका लौटना या सरवाइव करना मुश्किल हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड बर्न देयर बोट। ब्लेज द ट्रेल मतलब किसी काम के लिए एग्जाम्पल सेट कर देना, पायनियर बन के उस काम के सबसे पहले उस उपलब्धि को हासिल करते हुए एक एग्जाम्पल सेट कर देना, दैट इज ब्लेज द ट्रेल। लेकिन हमारा जो यहाँ एग्जाम जो आंसर है वो दो। मूव टू द नेक्स्ट वन। Select the most appropriate phrase to fill in the blank. A fashion designer, as a fashion designer, it is my job to the changes of fashion trends. देखिए, फैशन एक ऐसी प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल है जिसमें आपको अकॉर्डिंग टू द टाइम, नीड, रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से खुद में चेंजेस करना पड़ते हैं। अगर आप खुद में चेंजेस नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप मार्केट से बाहर हो जाओगे, ऑब्सोलीट हो जाओगे, आउटडेटेड हो जाओगे। यानी इस परिप्रेक्ष्य में, कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग क्या निकलता है? एज अ फैशन डिजाइनर मेरा काम ये है कि मैं जो भी ट्रेंड्स हैं, जो भी चलन है, उसमें जो चेंजेस हो रहा है मैं अपने आप को उसके बराबर रख सकूं। तो प्ले सेकंड फिडल टू, प्ले सेकंड फिडल टू मतलब होता है किसी के असिस्टेंट या सहयोगी के रूप में काम करना। रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है किसी कही गई या पढ़ी गई या सुनी गई बात को कि वास्तविक अर्थ को समझना, केवल फेस वैल्यू पे नहीं समझना, जो कहा गया है उसके वास्तविक अर्थ को समझना, उसके पीछे या छुपे हुए अर्थ को समझना, दैट इज कॉल्ड रीड। तो यहाँ ये भी लागू नहीं होता। फिर आता है कीप अप अब्रेस्ट ऑफ। कीप अब्रेस्ट मतलब होता है टू मेंटेन द पेस, बराबरी करना, उस चीज, किसी भी चीज के साथ साथ चलना। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। डी, स्पीक वॉल्यूम ऑफ, किसी भी काम या किसी भी योग्यता के बारे में बिना बोले किसी का काम, किसी का व्यवहार, उसके बारे में खुद से बोल दे। सो दैट इज कॉल्ड स्पीक वॉल्यूम 4। तो हमारा जो सही आंसर है वो कीप अब्रेस्ट ऑफ। ओके, द नेक्स्ट वन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, आउट ऑफ द 4 alternatives, select the alternative which is the best substitute of the phrase a pleasant song sung to send a children to sleep। वो गाना जो बच्चों को गहरी नींद सुला देता है, यानी नींद के लिए हम बचपन से हम सुनते हैं ना, हमारी नानी, दादी, चाची, बुआ क्या गाना गाती बच्चों को, तो हम उसको हमारे भाषा, जो हिंदी भाषा उसमें बोलते हैं लोरी। अब हमें इन चारों में से ये देखना है कि लोरी किसका मीनिंग है। तो टी टोटलर माने होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन न करता हो। ये वन वर्ड के रूप में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना। वन हु एब्सटेन फ्रॉम एनी एल्कोहलिक ड्रिंक, जो किसी प्रकार के नशे से दूर रहता हो, दैट इज कॉल्ड टी टोटलर। ललवय, लोरी, यानी हमारा जो आंसर है वो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर आते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट माने होता है फिजूल खर्च करने वाला। वन हु स्पेंड मनी एक्स्ट्रावेगेंटली। डी, ट्रैटर, देशद्रोही। समवन हु चीट्स द कंट्री, जो
देशद्रोह करे, देश को धोखा दे। तो हमारा जो यहाँ सही अल्टरनेटिव है वो ललबाई यानी लोरी। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? In the following question, out of four alternatives, select the word opposite the meaning of the word given beneath. beneath का अपोजिट, तो beneath माने होता है नीचे, किसी चीज के नीचे, beneath the table। तो इसका अपोजिट क्या होगा? over। ये हमारे पास पहला ही अल्टरनेटिव है, लेकिन फिर भी हम चारों अल्टरनेटिव को समझते हैं। below माने भी नीचे, कवर्ड माने किसी चीज से ढका हुआ, अंडर माने किसी चीज के नीचे। तो ये तीनों कहीं ना कहीं से इसके सिनोनिम है, लेकिन ओवर इसका अपोजिट है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ओवर। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सिलेक्ट द वर्ड सिमिलर। सिमिलर माने सिनोनिम पूछा जा रहा है। इन द वर्ड डिग्लूटेशन। डिग्लूटेशन, डिग्लूटेशन मतलब होता है निगल जाना, स्वैलो, डिवाउर। सो हमारा जो सही आंसर है वो है स्वैलो। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तीनों विकल्प जो है उनके मीनिंग हम बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दीज वर्ड्स। टेक हर, इस फ्रेज का मीनिंग पूछा गया है। पहले चारों के अर्थ समझते हैं। टू रिव्यू, डांट लगाना, फटकार लगाना। टू फील एग्रीव, टू फील ग्रीव मतलब दुखी महसूस करना, परेशान महसूस करना। टू असेस द सिचुएशन, परिस्थिति का पता करना, का आकलन करना। टू टेक करेज, साहस का दिखाना। और टेक हर्ट का मतलब होता है साहस दिखाना। तो हमारा सही जो अल्टरनेटिव है, करेक्ट अल्टरनेटिव इज डी। अब हम जो अगली वीडियो में बात करेंगे वो अगले 10 से 15 वर्ड या 15 वोकेब के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। आज जो आपको का मैंने सहयोग किया, और हम कोशिश ये करेंगे कि इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस के माध्यम से आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा जल्दी से जल्दी हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।